So students, welcome to AIP Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 2 और आज का टॉपिक है हमारा चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। लास्ट क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन स्टार्ट कर दी थी और काफी बड़ा चैप्टर था, इसलिए इसको दो वीडियो के अंदर हमने डिवाइड करने के लिए कहा था। तो आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। तो पढ़ते हैं। देखिए, इससे पहले बात आती है हमारे पास कि चीन सत्ता केंद्र क्यों बना हुआ है। तो जिस तरीके से चीन ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था के अंदर, तो ये अनुमान लगाया जाता है कि 2040 तक जो चीन की अर्थव्यवस्था है और चीन की ग्रोथ है वो अमेरिका को भी पीछे छोड़ सकती है। ये सब चीजें आती हैं। और जो आज की देखा जाए शक्ति को, तो अमेरिका से भी ज्यादा हमारा चीन तीसरे नंबर पर आता है शक्ति संपन्न देश में। कौन सा नंबर पर आता है? तीसरे नंबर पे। एमसीक्यूज के बेस पर क्वेश्चन आते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी शक्ति के नाम से जानी जाती है। अब हम ये जानते हैं कि चीन सत्ता केंद्र क्यों है, उसकी वजह क्या है। सबसे पहले उसका आकार काफी बड़ा है वो। उसके बाद परमाणु संपन्न, यानी परमाणु से सारे देश जितने परमाणु हथियार है वो सब चीज है उसके पास। फिर वीटो पावर युक्त है उसके पास, जो वीटो पावर शक्ति होती है। फिर बड़ी अर्थव्यवस्था है, बड़ी सेना का संगठन है। तो ये सब टॉपिक्स के कारण क्या आता है, चीन हमारा सत्ता का केंद्र बन जाता है। अब हम देखते हैं कि चीन की जो अर्थव्यवस्था की ग्रोथ है वो किस किस तरीके से हुई, और जो तीन इंपॉर्टेंट नेता थे जिन्होंने इस चीन की अर्थव्यवस्था के अंदर बदलाव लाए, जिससे आज चीन इस हासिल कर पाया है किसको, सत्ता के केंद्र को। तो उसको पढ़ते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ वो किस किस तरीके से हुआ, है ना। तो पहला टॉपिक आता है हमारा कि जब चीनी अर्थव्यवस्था डेवलप होना शुरू हुई, या फिर सबसे पहल में जाते हैं जब चीन बना ही था तो किसके नेतृत्व में चल रहा था। 1949 के अंदर माओ नाम के नेतृत्व में चल रहा था, जिसका नेता प्रधानमंत्री का नाम था माओ। और उनकी नेतृत्व में कैसी चीजें थी वहां पे, समाजवादी शक्तिशाली साम्यवादी। तो इसकी स्थापना हुई थी साम्यवादी की कि चीन देश के अंदर किसी भी चीज का आदान प्रदान नहीं किया जाएगा, कोई भी बिजनेस नहीं किया जाएगा, जो कुछ भी डेवलपमेंट होगी वो देश के अंदर ही होगी। और इसी कारण यानी कि माओ ने कभी भी अपनी चीजों को खोलना नहीं शुरू किया, ना ही किसी से बिजनेस किया, ना ही किसी से संबंध जोड़े। तो इनके बड़ा आकार था देश का, तो उस देश के आकार के कारण इसके अंदर सबसे ज्यादा डिपेंड थे कृषि के ऊपर। बट कृषि से भी ये कुछ लाभ नहीं कमा पाते थे, क्योंकि इनका जितना बड़ा देश का आकार था उतनी बड़ी जनसंख्या भी थी। तो जितनी कृषि वहां होया करती थी, उसी कृषि को उनकी जनता ही फुलफिल कर पाती थी, यानी जनता के काम आ जाती थी। कोई कृषि बचती नहीं थी जिससे वो बिजनेस कर सके। तो इसीलिए जो माओ के नेतृत्व में जितना शासन चल रहा था उस टाइम चीन की अर्थव्यवस्था बिल्कुल रुकी हुई थी, थमी हुई थी। फिर उसके बाद 1970 के अंदर नए प्रधानमंत्री का गठन हुआ। और नए प्रधानमंत्री कब बने? माओ की मृत्यु के बाद, है ना। माओ की मृत्यु के बाद। और उन नेता का नाम क्या था? चाओ एन लाई। इन्होंने एकांतवास को समाप्त किया, यानी कि इन्होंने सोचा कि भाई हम समाजवादी व्यवस्था के अंदर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो हमें इस एकांतवास को समाप्त करना होगा। तो उन्होंने क्या किया, इस एकांतवास को समाप्त किया और बिजनेस की ट्रांजेक्शन को स्टार्ट कर दिया और देशों से, और अपने देश के अंदर निर्यात करना शुरू कर दिया। जो इन्होंने सबसे पहले संबंध जोड़ा था बिजनेस का, वो किसके साथ जोड़ा था? अमेरिका के साथ, जो कि यहाँ मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संबंध उन्होंने अमेरिका के साथ जोड़ा था। और जो ये इंपॉर्टेंट चीज भी आ जाती है कभी कभार पेपरों में, कि चाओ एन लाई ने जो विशेष बातों पर ध्यान दिया था अपने देश की, वो कौन कौन सी थी? पहली जो थी वो थी एग्रीकल्चर, उद्योग, सेना, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अब एग्रीकल्चर पे क्यों? देखो, एग्रीकल्चर पे इसीलिए क्योंकि जितनी भी देश के अंदर चाओ एन लाई के एकांतवास के समाप्त होने के बाद देश विकास तो कर रहा था एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। 6% अगर देश विकास कर रहा था, कृषि बच रही थी, कृषि ज्यादा हो रही थी वनों को काटने के बाद। बट 6% अगर कृषि बढ़ रही थी तो 3% जनसंख्या भी बढ़ रही थी। तो इसीलिए दोनों का क्या चल रहा था? मैच चल रहा था। 2 या 3% कृषि बचती थी, उससे थोड़ा बहुत बिजनेस जो है हो जाया करता था। इसीलिए उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान दिया कि भाई हमें इतनी कृषि करनी है, फिर ऐसा बिजनेस अपनी सेना को इतना डेवलप करना है ताकि हम भी एक महाशक्ति बन सके। तो इनके राज के अंदर एकांतवास की समाप्ति हो गई थी। अब एक नए प्रधानमंत्री आए थे, उनके बारे में पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया था। तो स्टूडेंट्स, चीन के विकास किस किस तरीके से हुआ था उसके अंदर हमें लास्ट प्रधानमंत्री का नाम जो दे रखा है वो है देंग शियोपेंग। ठीक है, तो 1978 के अंदर ये प्रधानमंत्री बने।
और इन्होंने ये सोचा कि भाई अभी तक जो हम समाजवादी, साम्यवादी व्यवस्था के अंदर जी रहे थे, जो कि सब कुछ सरकार के अंडर में होता था, किसी भी चीज़ का निजीकरण नहीं होता था, तो उन्होंने सोचा कि इस तरीके से हम आगे नहीं बढ़ पाएँगे। जो इनसे पहले वाले नेता थे, चाउ एन लाई ने, उन्होंने एकांतवाद को समाप्त तो कर दिया था, यानी कुछ स्टेप वो आगे बढ़ गए थे, बट अभी वो स्टेप फुलफिल नहीं थे एक अच्छी ग्रोथ करने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई। उन्होंने खुले द्वार की नीति इसलिए अपनाई क्योंकि इन्होंने सोचा कि जब सभी देश हमारे देश के अंदर आके बिज़नेस करेंगे या फिर हम किसी और देश के अंदर जाके बिज़नेस करेंगे, तो क्या होगा, हमारे कल्चर्स मिलेंगे, एग्रीकल्चर्स मिलेंगी, सही सही बात है ना? कि जब एक-दूसरे देश को हम जानेंगे, बिज़नेस कर पाएँगे, तो काफ़ी प्रॉफ़िट भी अर्न कर पाएँगे, जिससे हमारा देश विकास कर पाएगा। तो इन्होंने खुले द्वार की नीति को अपनाया और अपने देश के अंदर धीरे-धीरे कर चीज़ों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। अब निजीकरण क्यों किया गया? देखो, जब ये कोई चीज़ सरकार के अंडर में होती है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी एक ज़मीन है, मैंने वहाँ मज़दूरों को काम पे लगा रखा है। अब वो मज़दूर इतने दिल से काम नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें तो पैसे मिलने हैं उस काम के। बट अपनी ज़मीन पे जब मैं खुद काम करूँगा तो क्या होगा, मैं उस काम को अगर सुबह काम कर रहा हूँ तो मैं रात में भी काम करूँगा क्योंकि वो मेरे ही प्रॉफ़िट अर्न करेगा, अगर उस पे काम करूँगा। बट जब किसी लेबर को मैं लगाऊँगा, जितना टाइम उसको दे रखा है, सिर्फ़ वो उतनी देर काम करेगी। तो कहने का मीन ये है कि जब कोई व्यक्ति अपनी जगह पर, अपनी ज़मीन पर काम करेगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कमाने की सोच रखेगा। लाइक हम कृषि का एग्ज़ाम्पल लें, कृषि की ज़मीन हम निजीकरण कर देंगे, तो हर एक किसान ये चाहेगा कि भाई अगर जहाँ पे मैं 10 किलो गेहूँ उगा रहा हूँ, तो वहाँ 20 किलो गेहूँ उगाऊँ, ताकि उसे बेचकर मेरा ही फ़ायदा है। और अल्टीमेटली इससे क्या हो रहा है, देश का फ़ायदा हो रहा है। जब वो 10 से 20 किलो बढ़ाएगा, तो 10 किलो के अंदर तो देश की जनता का फुलफिलमेंट हो रहा है। बाकी का जो 10 किलो बचेगा, उससे भी देश जो है वो क्या करेगा, बिज़नेस करेगा। तो ये सब चीज़ें सोचते हुए उन्होंने क्या करा, 1982 के अंदर कृषि का निजीकरण कर दिया। कृषि की ज़मीन का निजीकरण कर दिया कि ये अब सरकार के अंडर में नहीं है, जो चाहे वो खरीद सकता है और अपनी संपत्ति भी रख सकता है। फिर 1998 के अंदर उद्योगों का निजीकरण किया गया, जो कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था। और कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, कुछ समय बाद उन्होंने क्या किया, कुछ निजीकरण के बाद स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। अब विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या हुआ करते थे? ये वह क्षेत्र हुआ करते थे जहाँ पे सरकार ये बेनिफिट प्रोवाइड करती थी कि अगर आप हमारी इस ज़मीन के ऊपर कोई बिज़नेस लगाते हो, तो हम आपको कुछ फैसिलिटी देंगे, कुछ सब्सिडी देंगे। लाइक कोई खासकर नोएडा के अंदर होती है सब स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन होती है, उसमें जो भी बंदा अपना उद्योग लगाता है, कोई फैक्ट्री लगाता है, तो क्या करती है सरकार, उन्हें कोई बिजली मुफ्त दे देती है, कोई सामान दे देती है ना? या फिर कोई रेंट पे लगा रहा है, तो उसको रेंट कम लेती है उससे। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, ताकि हर कोई बिज़नेस कर सके और एक प्रॉफिट अर्न कर पाए। तो उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन यानी विशेष आर्थिक क्षेत्र की भी स्थापना कर दी थी अपने देश के अंदर। फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया कौन, हमारा चीन। और वो कब बना, 2001 के अंदर। 2001 में डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना हमारा चीन। तो यही कुछ कारण थे, यही कुछ स्टेप थे, जिससे हमारा चीन एक सुपर पावर में उभरा। क्योंकि देखा जाए तो समान साम्यवादी व्यवस्था के अंदर वो इतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था। जब उसने ये सब चीजों को अपनाया, तो आज वो देश की तीसरी सबसे शक्तिशाली व्यवस्था या फिर संस्था बन चुकी है। तो यही सब कुछ टॉपिक थे जो कि हमें क्या करते हैं, चीन की विकास के तरीके से हुआ था। अब हम देखते हैं कुछ और टॉपिक जो कि इस चैप्टर में लास्ट टॉपिक से बचे हुए हैं। सो स्टूडेंट्स, अब कुछ एक छोटा सा टॉपिक आता है हमारे पास चीन से संबंधित, जो कि एक नई अर्थव्यवस्था को या फिर एक नई संस्था को अपनाने के बाद जो हमारे पास उत्पन्न हुआ था। वो क्या होता है, वो है कि अर्थव्यवस्था को खोलने के कुछ नकारात्मक पहलू। यानी कि जो हमने अर्थव्यवस्था को खोल दिया था अपनी, की सभी देश आयात कर सके, निर्यात कर सके, इनकी चीजों का निजीकरण कर दिया, तो उससे कुछ नकारात्मक पहलू उभरे। तो यस, उभरे। देखो, जब साम्यवादी या समाजवादी व्यवस्था होती है, तो उसमें क्या रहता है कि सरकार अपने हर एक नागरिक के लिए एक रोजगार के लिए बैठी रहती है कि आपको रोजगार मिलेगा मिलेगा। बट जब इन्हीं चीजों का निजीकरण हो जाता है, तो सरकार इसकी गारंटी नहीं देती कि आपको रोजगार मिलेगा। तो सबसे पहला जो कारण आता है हमारे पास, वो यही आता है कि रोजगार का। उसको यहाँ हम देखते हैं। देखिए, पहला जो टॉपिक आता है वो आता है किसका, बेरोजगारी का। कि बेरोजगारी बढ़ जाती है जब एक नई अर्थव्यवस्था को खोला हमने। फिर महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं, महिलाओं की
स्थिति ठीक नहीं। अब ये इसलिए मेंशन किया गया है बुक के अंदर कि हो सकता है उस देश के अंदर की जहाँ महिलाएं काम करती हूँ वहां की स्थिति ठीक ना हो। तो इसीलिए इसको मेंशन किया गया है कि जब नई अर्थव्यवस्था को खोला गया तो महिलाओं की स्थिति ठीक नहीं थी जहां पर वो काम करती थी। तो और क्या टॉपिक आता है, पहला भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार और फोर्थ पॉइंट आता है हमारा कौन सा, असमानता। असमानता, ठीक है। तो ये कुछ चार टॉपिक उभरते हैं हमारे एक नई अर्थव्यवस्था को खोलने के नकारात्मक पहलू। तो ये तीन चार नंबर में या फिर किसी और क्वेश्चन के साथ ये सबमिट होकर आ सकता है, मिलकर आ सकता है कि कुछ नकारात्मक पहलू बताओ या फिर सकारात्मक पहलू बताओ। तो आप ये कुछ चार टॉपिक लिख सकते हो। सो अब एक बात बतानी थी आपको कि कभी कभार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन ही बन जाता है कि जब सोवियत संघ ने अपने अर्थव्यवस्था को खोलना शुरू किया था तो वो उसका विक्टिम हो गया, जितने भी देश थे वो सब बिखर गए। बट यही जब चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो वो शक्तिशाली देश बन गया, महाशक्ति बन गया, तीसरे नंबर पर आ गया जिसमें विश्व के अंदर। तो क्या कारण रहे? देखो सबसे बड़ा कारण यही था, इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को खोला तो उसमें क्या था, सोवियत संघ ने, उस सरकार ने डायरेक्टली सभी चीजों को एक साथ खोल दिया और इतिहास की सबसे बड़ी गैराज सेल लगा दी। जिसके अंदर क्या हुआ, बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी फैक्ट्री क्या हुआ, औने पौने दामों में बिकी, जो करोड़ों की चीज थी वो लाखों में बिकी। यानी कि जब एक साथ सभी चीजों का निजीकरण हुआ तो ना जनता समझ पाई और ना ही सरकारें समझ पाई कि अब हमारा नेक्स्ट कदम क्या होगा। तो इसी कुछ कारणों की वजह से क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, क्योंकि वो समझ नहीं पाया। लाइक हम एग्जांपल ले सकते हैं शॉक थेरेपी, क्योंकि शॉक थेरेपी का मेन मतलब क्या था, यही था उसका मतलब कि सभी लोगों को पूंजीवादी की तरफ ले जाना। बट उसके कारण क्या हुआ, इतिहास की, विश्व की सबसे बड़ी गैराज सेल लगी, जिसको हम गैराज सेल के नाम से जानते हैं। बट क्या हुआ, चीन ने क्या करा, जब एक नई अर्थव्यवस्था को अपने साथ लिया, यानी पूंजीवादी की तरफ गया, तो उसकी अर्थव्यवस्था क्यों नहीं बिगड़ी तो और बढ़ क्यों गई? तो इसका आंसर ये है कि चीन ने एक साथ नहीं बोला सभी चीजों को। जो इसके अंदर तीन प्रधानमंत्री हमें मेंशन किए गए हैं, उनके कार्य को मेंशन किया गया है, वो यही बताने के लिए बोला है कि सभी चीजों को स्टेप बाय स्टेप खोला। लाइक जो सबसे पहले माओ का शासन था, माओ ने कोई चीज नहीं खोल रखी थी, उनके शासन के अंदर सभी चीजें समाजवादी साम्यवादी थी। बट उनके बाद जो चाओ एन लाई आए थे, उन्होंने क्या करा, एकांतवास को समाप्त किया और अपने देश के अंदर निर्यात शुरू कर दिया था। और कुछ अहम बातों पर ध्यान दिया, लाइक एग्रीकल्चर, उद्योग, सेना और भी कई सारी चीजें थी। तो उन सभी चीजों पे ध्यान दिया और उनके बाद क्या हुआ, एक नए नेता आए, उन्होंने क्या करा, वो नए प्रधानमंत्री बने डेंग शियोपिंग, और उन्होंने खुले द्वार की नीति को अपनाया। यानी सभी चीजों को धीरे धीरे करके पूंजीवादी की तरफ और चीजों का निजीकरण शुरू कर दिया। लाइक हमारा कृषि का निजीकरण हुआ, उद्योगों का सीज लगा, यानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन गया। तो चीन ने क्या करा, एक माइंड से काम लिया कि जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को चेंज कर रहे हैं तो उससे हमारी पब्लिक के ऊपर या हमारी सरकार के ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, हम धीरे धीरे सभी चीजों को समझ पाए और कर पाए। तो यही मेन कारण, यही मेन डिफरेंस थे हमारे किसमें, सोवियत संघ के अंदर और चीन के अंदर। तो काफी बड़ा आंसर बन सकता है इसका अगर आप बनाना चाहो, अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि जब पढ़ सकते हैं हम तभी हम कोई क्वेश्चन बना पाएंगे। तो इसी तरीके से ये 5-6 नंबर के अंदर डेफिनेटली हो सकता है आ जाए, क्योंकि ये काफी अच्छा क्वेश्चन है अगर हम इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और भी कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं इसके अंदर। लास्ट टॉपिक है कि भारत और चीन के संबंध कैसे हैं, उनको देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि चीन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं, है ना। ये टॉपिक आता है, हमारा लास्ट टॉपिक है। तो पहले के समय में जो था वो भारत के संबंध काफी अच्छे थे चीन के साथ, और ये भी नारा हुआ करता था किसी समय में कि हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। ये काफी लोकप्रिय हुआ था नारा। परंतु कुछ समय बाद क्या हुआ, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर और या फिर लद्दाख के कुछ हिस्सों पर चीन ने अपना दावा रखना शुरू किया, और इसी के कुछ कारण भारत और चीन के संबंध जो है वो बिगड़ते चले गए। और परिणाम ये हुआ कि 1962 के अंदर दोनों के बीच में युद्ध हो गया। और ये किस लिए हुआ कि दोनों देश तो नहीं कहेंगे, चीन भारत के कुछ हिस्सों को हड़पना चाह रहा था, जिससे दोनों के देशों के बीच में 1962 में युद्ध हो गया। और इस युद्ध का परिणाम ये हुआ कि भारत को पराजय झेलनी पड़ी इस युद्ध के अंदर। तो जिससे इसका परिणाम दूसरा ये हुआ कि जो संबंध खराब चल रहे थे भारत के साथ चीन के, वो और भी ज्यादा खराब हो गए इसी कारण, इस युद्ध के कारण। फिर क्या हुआ, कुछ समय बाद, कुछ समय बीता,
दिसंबर 1988 के अंदर जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के, तो उन्होंने एक दौरा किया चीन का, जो कि काफी सफल साबित हुआ। और जब सफल साबित हुआ तो काफी सारे चीन ने क्या करा कि काफी सारे मुद्दों के ऊपर भारत के साथ हस्ताक्षर किए, समझौते किए। उन मुद्दों में से कुछ ये थे, सांस्कृतिक आदान प्रदान, विज्ञान तथा तकनीकी, व्यापार से संबंधित। यानी कि कुछ मुद्दों पर उन्होंने संबंध किए, समझौते किए कि हम इन मुद्दों पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे और कई सारी लड़ाइयों से बचेंगे, है ना? तो ये सब चीज़ों पे दोनों देशों में बात हुई थी और इसका परिणाम जो हुआ था अच्छा भी हुआ था। इसका परिणाम ये हुआ कि 1999 के अंदर भारत और चीन के व्यापार के अंदर 30% की वृद्धि हो गई इस प्रोसेस के बाद, दिसंबर 1980 के बाद, है ना? तो ये तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया आपको। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अदरवाइज़ हमें नेक्स्ट टॉपिक जो मिलता है वो मिलता है अब के समय में भारत के संबंध कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक तो नहीं बट इसी का पार्ट समझ लीजिए। तो अब के समय में समझते हैं कि हालांकि हाल के समय में दोनों देशों के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है और इसका कारण क्या है? सीमा विवाद, चीन पाकिस्तान आर्थिक मालियात, संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद विरोधी भारतीय प्रस्ताव के विरुद्ध चीन द्वारा पाकिस्तान के समर्थन देना आदि। तो इसका कारण ये है कि हालांकि समय में करंट पीरियड देखा जाए तो चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, लाइक सीमा विवाद की वजह से। और जो हमारा चीन है वो क्या करता है? पाकिस्तान का समर्थन देता है किसी भी मुद्दे पर, लाइक आतंकवादी हो या फिर किसी भी चीज पर हो। तो इससे भारत काफी नाराज रहता है चीन से, क्या हमारे दुश्मन देश का ही साथ देते हो। तो ये सब कुछ टॉपिक्स आते हैं जिनकी वजह से क्या हुआ है कि करंट पीरियड में दोनों देशों के अंदर अच्छे संबंध नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हमारे चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। आई होप आपकी सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको किसी भी पार्ट के अंदर, किसी भी वीडियो के पार्ट के अंदर या किसी मेरी राइटिंग के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पे वीडियो बना दूंगा या फिर आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू।